सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट सीरीज एवर के बारे में। और देखो, जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो कुछ बात होगी उसमें, क्योंकि मैंने मनी हाइस्ट भी देख रखी है, द बॉयज भी देख रखी है और फ्रॉम भी देख रखी है, जो कि काफी अंडररेटेड सीरीज थी। और वैसे खुद की बड़ाई तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ, सीरीज का और मूवीज के मामले में मेरा अच्छा खासा टेस्ट है। इवन सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बल्कि अगर तुम पूरे वर्ल्ड में भी जाके देखोगे और किसी भी इंटरनेट की रिसर्च पेपर को भी पढ़ोगे तो उसमें भी इस सीरीज को काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। और मैं जिस सीरीज की बात कर रहा हूँ उस सीरीज का नाम है गेम ऑफ थ्रोन। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऐसी क्या चीज है इस सीरीज में जो कि इसको काफी सारी सीरीजों से अलग बनाती है और आजकल की सीरीज से तो काफी कोसों गुना ऊपर रखती है। जिसमें सबसे पहले हम लोग इसकी हल्की सी स्टोरी जानेंगे, मतलब ऊपर से मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस सीरीज में मेजरली दिखाया क्या जाता है। उसके बाद इस सीरीज में दिखने वाले इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात करेंगे और मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे अगर तुमने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है तो तुम लिटरली बहुत बड़ा कुछ मिस कर रहे हो। इसलिए अब और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते आज की वीडियो को। स्टार्टिंग इसकी स्टोरी से करे तो देखो, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इस सीरीज में एक आयरन थ्रोन के बारे में बताया जाता है, जिस पर सिर्फ वही बैठता है जो कि 7 किंगडम्स को रूल करता है। और 7 किंगडम्स इस यूनिवर्स के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। और एस्पेक्ट्स छोड़ो, तुम इन्हें एक एम्पायर की तरह समझ सकते हो। और जो भी बंदा या फिर बंदी इस आयरन थ्रोन पर बैठते हुए इन 7 किंगडम्स को रूल करती है। पर स्टोरी जितना ज्यादा सुनने में सिंपल लग रही है, स्टोरी उससे काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन साथ में उसी टाइम पर काफी इंटरेस्टिंग भी है। लेकिन हाँ, जब सीरीज स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग के 1-2 सीजन अपने यूनिवर्स को बिल्ड करती है, मतलब कि इनके यूनिवर्स में चीजें कैसे चलती है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं और जितना भी माल बैकग्राउंड में सेट किया जाता है ना, वो सारी चीजें दिखाई जाती है, जिसकी वजह से स्टोरी लगता है कि काफी ज्यादा रस्टी और बहुत स्लो फील होती है। पर बिलीव मी, जब तक अगर तुमने ये सारी चीजें देख ली उसके बाद से असली मजा शुरू होता है। और ये सीरीज एक एक करके तुम्हारे ऊपर सरप्राइजेस फेंकना स्टार्ट करती है, क्योंकि जिस कैरेक्टर को तुम मेन कैरेक्टर समझने लगोगे अगले सीजन में उसकी डेथ हो जाएगी, विच मेक्स द सीरीज सो अनएक्सपेक्टेड। और तुम मुझसे लिख के ले जाओ कि इस सीरीज में जो जो चीजें होंगे तुम कभी भी उनको उतना एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। इसके बाद स्टोरी के बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इसमें दिखाए जाने वाले हाउसेज, और तुम इन हाउसेज को रूलिंग डायनेस्टीज की तरह समझ सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट हाउसेज है हाउस स्टार्क, जो कि हमें सीरीज की स्टार्टिंग से ही दिखाया जाता है। और वो जो पूरा वर्ल्ड इस सीरीज में हमें दिखाया जाता है उसमें जो नॉर्थ वाला पूरा पोर्शन है उनमें इन सबका बहुत बड़ा दबदबा होता है। दूसरा हाउस है हाउस बरैथियन, जो कि सीरीज की स्टार्टिंग से ही जो अपना आयरन थ्रोन है उसके ऊपर एक बरैथियन ने लीड कर रहा होता है और रूल कर रहा होता है 7 किंगडम्स के ऊपर। तीसरा हाउस है हाउस लेनेस्टर, जिसको तुम रिचेस्ट हाउस कह सकते हो, और इस पूरे वर्ल्ड की सबसे मेन जगह जो है यानी कि किंग्स लैंडिंग, उसको पूरा फंड करने का काम यही करती है। चौथा हाउस है हाउस टारगेरियन, जो कि पूरे वर्ल्ड में इकलौता ऐसा हाउस है जो कि ड्रैगन्स को कंट्रोल करना जानते हैं और इनको आग से कुछ भी नहीं होता। और इसके बाद और भी काफी सारे हाउसेज है, जैसे कि हाउस टली हो गया या फिर हाउस बेलिश हो गया, पर हम उन सब के बारे में बात नहीं करेंगे, वरना कहीं इतनी सारी चीजों को बताते बताते मैं सीरीज को स्पॉइल ना कर दूं तुम लोगों के लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात करें तो स्टार्टिंग करते हैं अपने जॉन स्नो से। और भाई साहब, जो कैरेक्टर डेवलपमेंट इसका स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हुआ है वो लिटरली बहुत ज्यादा आइकॉनिक है, क्योंकि ये बंदा लिटरली बना ही है रूल करने के लिए और जहाँ जहाँ जाता है वहाँ पे अपना वर्चस्व स्थापित करते हुए जाता है। दूसरी मेन कैरेक्टर है अपनी डेनेरिस टारगेरियन, जिसको कि एमिलिया क्लार्क प्ले कर रही है, और तुम इसको मेन कैरेक्टर कह सकते हो गेम ऑफ थ्रोन्स का, क्योंकि जो लास्ट के 3 ड्रैगन सर्वाइव करते हैं उसकी ये माँ होती है, जिसको मदर ऑफ ड्रैगन्स भी कहते हैं। और ये लास्ट टारगेरियन होती है जो कि जिंदा होती है, यानी कि ये लास्ट टारगेरियन है, या फिर कहूँ तो लास्ट ऐसी एंटिटी है जो कि ड्रैगन्स को कंट्रोल करना जानती है। पर ये चीज हमें स्टार्टिंग से दिखाई जाती है, पर सीरीज एंड होने तक में इस चीज को चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्विस्ट हमारे मुंह पर दे के मारा जाता है, जिसको बता के मैं तुम्हारे लिए स्पॉइल बिल्कुल भी नहीं करना चाहता ये चीज, क्योंकि तुमको भी जब ये चीज पता चलेगी तो तुम्हें बहुत ज्यादा अंदर तक हिट करने वाली है। तीसरा कैरेक्टर है टिरियन लैनिस्टर का, जो कि पर्सनली मेरा फेवरेट है, और जितना ओपी कैरेक्टर डेवलपमेंट इसका हुआ है उतना ही तुम जॉन स्नो का समझ सकते हो, क्योंकि सीरीज के स्टार्टिंग में तो एक ऐसा एंटी हीरो की तरह प्रेजेंट किया जाता है, पर एंड होने तक में इसका मोरल काफी ज्यादा चेंज हो जाता है और ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइड पे आ जाता है। एंड इवन तो ये बोना है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा मजाक भी बनता है इसका पूरे सीरीज में, पर ये वन ऑफ द मोस्ट वैसे कैरेक्टर्स में से आता है जो कि सिर्फ अपने दिमाग के दबल पे अपनी प्रेजेंस को एवर लास्टिंग बना के चला जाता है। पांचवा कैरेक्टर है एडवर्ड स्टार्क, जिसको कि सीजन 1 से लेकर सीजन 3 तक एज अ मेन कैरेक्टर पोर्ट्रे किया जाता है, और ये उस टाइम पर हाउस स्टार्क का हेड भी होता है, जो कि किंग का बाद में जाके हैंड बनता है। और जब बात द हैंड की निकली है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इस सीरीज में जो किंग का राइट हैंड होता है उसको द हैंड की तरह बुलाया जाता है, और किंग जब प्रेजेंट नहीं होता है तो फिर जितने भी किंग वाले काम है वो सब यही करता है, मतलब फाइनल डिसीजन इसी का होता है। पांचवी कैरेक्टर अपनी कैटलिन स्टार्क, जो कि इसी की वाइफ होती है, और ये भी मोस्ट ऑफ द चीजों को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से मैनेज करती है, भले वॉर की बात है या फिर डिप्लोमेसी की बात है। छठा कैरेक्टर अपना टाइविन लैनिस्टर, जो कि हाउस लैनिस्टर का हेड होता है, और ये किंग का मास्टर ऑफ कॉइन होता है, और मास्टर ऑफ कॉइन से मेरा मतलब ये है कि तुम इसे फाइनेंस मिनिस्टर की तरह समझ सकते हो, लेकिन अगर इससे थोड़ा साइड भी हटे तो फिर ये दिमाग से बहुत ज्यादा शार्प होता है, और सीरीज में आधी बकचोदी तो इसी की वजह से हो रही होती है। देन अगली कैरेक्टर अपनी सर्सी लैनिस्टर, जिसको कि लेना हेडी ने प्ले किया, और क्या ही भयंकर तरीके का परफॉर्मेंस डाला है उन्होंने इस कैरेक्टर में, और ये लास्ट में अपने एरोगेंस के चलते मारी भी जाती है, जिसको कि काफी ज्यादा अच्छे से सर्वाइव भी कर सकती थी। इसके बाद नेक्स्ट मेन कैरेक्टर अपनी आर्या स्टार, जो कि स्टार्टिंग के कुछ सीजन में तो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट फील नहीं होती है, लेकिन फिर लास्ट में एक मेगा बैटल जो होती है, जिसको मैं तुम्हें अभी नहीं बताने वाला, तुम खुद ही देख के उसको पता करना, तो उस बैटल में जो मेन काम होता है वो यही करती है। पर हाँ, मैं तुम्हें इतना जरूर बता देता हूँ कि जो ये काम करती है अगर वो ये नहीं करती तो इससे पहले मैंने जितने भी कैरेक्टर्स के बारे में तुम्हें बताया वो सब के सब मारे जाते। नेक्स्ट कैरेक्टर है वेरिस द
स्पाइडर। और इसको स्पाइडर इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसने पूरे 7 किंगडम्स में अपने इतने ज्यादा जासूस बिछा रखे हैं कि ऐसी कोई खबर हो ही नहीं सकती जो कि पास हो रही हो और इसको ना पता चले। और एक किंग का मास्टर ऑफ विस्परर्स भी होता है, मतलब कि जितने भी सीक्रेट्स किंग को बताने होते हैं वो सब यही बताता है। और अपना लास्ट कैरेक्टर है जेमी लैनिस्टर, जिसको कि सीरीज के स्टार्टिंग से तो विलन पोर्ट्रे किया जाता है, फिर बाद में एंटी हीरो बनता है और सीरीज खत्म होने तक में कि हीरो की मौत मरता है। पर जो चीज इसे काफी ज्यादा अच्छी बनाती है वो ये है कि ये बेस्ट स्वॉर्ड्समैन है अपने यूनिवर्स का। इसके बाद और भी काफी ज्यादा अच्छे कैरेक्टर थे, जैसे कि ब्रियन ऑफ टार्थ हो गई, जो कि पहले तो कैटलिन स्टार्क की सेवा करते हैं और उसके बाद आर्या स्टार्क की सेवा करते हैं और काफी ज्यादा अच्छी फाइटर होती है। फिर लॉर्ड बेलिश हो गया, जो कि अलग ही लेवल का हरामी कैरेक्टर था। इसके बाद आयरन आइलैंड के ग्रेजॉयस भी हो गए और ऐसे ही काफी ज्यादा अच्छे कैरेक्टर्स हैं जिनको कि तुम मेरी बात मानो एक बार सीरीज जरूर देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगे। पर अब एट लास्ट में बात करते हैं कि सीरीज का रियल मेन विलन कौन है, और वो होता है द नाइट किंग। एंड अभी मैंने तुम्हें जिन हाउसेस के बारे में बताया, भले ही वो लोग आपस में कितना भी लड़ते रहे आयरन थ्रोन के लिए, पर आयरन थ्रोन के पाने का कोई भी फायदा नहीं होगा अगर द नाइट किंग जीत जाए, क्योंकि एक ऐसा मैजिकल एंटिटी होता है। लेकिन जो चीज इस कैरेक्टर को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाती है इस यूनिवर्स का, वो ये है कि सबसे पहले तो ये काफी ज्यादा अच्छा कॉम्बैट कर लेता है। इसके बाद इसके पास द व्हाइट वॉकर्स की बहुत बड़ी सेना होती है, जिनकी तादाद लाखों में होती है। और इन व्हाइट वॉकर्स को तुम ज़ॉम्बी की तरह समझ सकते हो, जिनको सिर्फ फायर का यूज करके मारा जा सकता है। लेकिन इससे तुम ये बिल्कुल भी समझने की गलती मत करना कि द नाइट किंग की भी वीकनेस फायर है। इसके बाद द नाइट किंग की सबसे बड़ी पावर वो ये है कि ऐसे जितने भी लिविंग बींग्स है जो कि डेड हो चुके हैं पर उनकी बॉडी अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, तो ये उन सभी को जिंदा करके वापस अपनी सेना में मिला लेता है, जिस पावर का यूज करके एक ड्रैगन को भी अपनी तरफ ले आता है। और इसको हराना इसलिए बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि तुम कितने भी बड़ी आर्मी इसके अगेंस्ट में क्लियर कर लो, ये तो कंफर्म ही है कि उसमें से कुछ लोग तो मरेंगे और जैसे जैसे लोग मरते जाएंगे वो सब इसकी टीम को ज्वाइन करते जाएंगे। और इसके ओरिजिन भी अपने आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसको क्रिएट किए थे चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट ने, जो कि अनदर बहुत ज्यादा पावरफुल मैजिकल एंटिटीज हैं। और उन लोगों ने इसको इसीलिए क्रिएट किया था क्योंकि वो लोग चाहते थे कि ये उन सबको फर्स्ट आयरन थ्रोन के रूलर से इन्वेजन से प्रोटेक्ट करे, जिसको कि ये सक्सेसफुली करता भी है। लेकिन फिर बाद में पूरे वर्ल्ड को रूल करने के लिए अपनी व्हाइट वॉकर्स की आर्मी बनाता है और स्टार्ट करता है द ग्रेटेस्ट बैटल को। पर व्हाइट वॉकर से बचने के लिए हाउस स्टार्क वाले क्या करते हैं कि वो एक बहुत ज्यादा बड़ी वॉल को क्रिएट करते हैं, जिनको कि इन लोगों ने आइस से क्रिएट किया था। और सदियों से ये वॉल जो है वो व्हाइट वॉकर्स को दीवार के उस तरफ अलग रखने का काम करती है, और जितने भी लिविंग बींग्स है और जितने भी हाउसेज हैं वो दीवार के एक तरफ रहते हैं, जबकि व्हाइट वॉकर्स दूसरे तरफ रहते हैं। तो चलो अब मैं और ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचने वाला, और बिलीव मी अगर तुमने अभी तक इस सीरीज को नहीं देखी है तो जरूर एक बार देखो, क्योंकि सीरीज देखने के बाद तुम मुझे खुद आके थैंक यू कहोगे। बाकी मार्वल, डीसी या फिर किसी भी सुपर हीरो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट कर देना। ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। बाय।